गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के सूचक, क्योंकि हम मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। तो मूल्यांकन में हमें, क्योंकि बालक का जो मूल्यांकन है वो जैसे वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। बालक के प्राथमिक स्तर के बालक के लिए, क्योंकि अनिवार्य नहीं है कि वो अंतिम परीक्षा के समय बालक सही ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करे, इसीलिए अनिवार्य है कि बालक के सीखने के क्रम या गति और उसके अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए निरंतर रूप से जो उसका मूल्यांकन किया जाता है या आकलन किया जाता है, तो उन चीज़ों पर उसमें किन किन बातों के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी कि बालक का नियमित रूप से जो मूल्यांकन होता है वही वास्तविक उसके विकास के क्रम का पता लगा पाते हैं, या बालक ने कितना सीखा है, उसने क्या अधिगम किया है, उस चीज़ सही ढंग से हम समझ पाते हैं। अंतिम परीक्षा के आधार पर ज़रूरी नहीं है कि बच्चा नियमित रूप से कक्षा में बहुत बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा के समय बालक को बोलने को कहा जाए तो बालक मना कर देगा कि मैं नहीं बोलूँगा, या नहीं बोलता है, उस समय उसका ध्यान उस आपकी बात पर नहीं होता है। तो ऐसे में क्या वो मूल्यांकन सही होता है? नहीं। वो नियमित रूप से जो कक्षा में प्रतिक्रिया कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उसी चीज़ को समझना कि सीखने के सूचक क्या है, कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जिनको कि हमें एकत्रित करके और बालक का सही मूल्यांकन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आकलन के सूचक। आकलन के सूचक। आकलन के लिए कौन से ऐसे सूचक हैं कि जिसकी सूचनाएं हमको एकत्रित करनी चाहिए, जिसके आधार पर हम सही जानकारी या सही मूल्यांकन बालक का कर सकें। तो सबसे पहला है इंद्रियों द्वारा सूचनाओं का संग्रहण क्षमता। इंद्रियों द्वारा सूचनाओं के संग्रहण की क्षमता। सबसे पहली चीज जो है वो इसी चीज पर बल देती है कि जो बालक है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के, क्योंकि बालक जो संज्ञानात्मक ज्ञान, अगर जीन पियाजे के सिद्धांत पे भी कहते हैं, तो बालक किसी भी मनोवैज्ञानिक की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही शिक्षा को किसी भी चीज़ को समझता है या उससे संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है। तो अब यहाँ पर उसकी ज्ञानेंद्रियों की क्षमताओं का आकलन करना कि वह किसी भी चीज़ को कितनी ध्यानपूर्वक अपनी ज्ञानेंद्रियों का किस तरह से उपयोग कर पाता है और किस तरह से उसको ग्रहण कर पाता है। यानी कि यहाँ पर उसकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सूचनाएं संकलित करने का जो क्षमताएं हैं उसका आकलन करना कि जो है यहाँ पर जो सबसे पहला सूचक है वो यही है, या उसका हम कहते हैं कि सबसे पहले इसी क्षमता का हम पता लगाएं, तभी हम सही मूल्यांकन कर पाते। दूसरा है मिलती जुलती घटनाओं में मिलती जुलती घटनाओं में अंतर करना। जैसे दो मिलती जुलती वस्तुएं हैं, जैसे ये दो मार्कर हैं, तो इन दो समान दिखने मिलती जुलती चीजें, लेकिन इनमें बालक किस दृष्टिकोण से अंतर को देखेगा, कैसे उस अंतर को कर पाता है, मतलब उसके अंतर करने के तरीके का आकलन करना, क्योंकि वही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि बालक किस तरह से अंतर करने का उसका अपना तरीका क्या है, या उसने किस तरह से अंतर करना सीखा है। क्योंकि वो हम किसी भी ज्ञान को तब अर्जित कर सकते हैं जब यह बालक को समझ में आ सकती है जब वो दो चीज़ों के बीच में तुलना कर सके। तुलना के लिए केवल अंतर ही नहीं, उसकी समानता और उसके अंतर दोनों को समझना, यानी उसका कहने का मतलब ये हो गया कि उसके तुलना करने का तरीका क्या है,
उसी के आधार पर हम सही आकलन कर पाते हैं कि बालक कितनी चीज़ को सटीकता से समझ पा रहा है और नहीं समझ पा रहा है। अर्थात कि मिलती जुलती चीज़ में अंतर कर पाना, और यहीं पर एक और चीज़ है समानता ढूंढना। समानता, ठीक है ना, यहीं पर मिलती जुलती चीज में समानता को ढूंढना, वह समानता को खोजता है कि इन दोनों में समानता क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। ये चीजें जब बालक सही ढंग से तुलना, अगर हम एक शब्द में दोनों बात को कहें तो तुलना कर पाना, सही ढंग से तुलना करना। अब तुलना करने का उसका अपना तरीका क्या है, कितनी सही तुलना वो कर पाता है, जितनी सही तुलना कर पाएगा उतना ज्ञान का उसका जो गति है या उसका ज्ञान अर्जित करने का जो की क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। और जितनी तुलना करने में यानी कि अंतर और समानता पता करने में उसकी क्षमताएं कम है, वो बहुत कम बता पाता है, यानी कि उसको ज्ञान की जो गति है या ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमताएं हैं वह अभी कम है, मंद है, निम्न है। इसीलिए तो बालक का जब हम आकलन करते हैं तो उसमें हम इन दोनों चीज़ों को भी देखते हैं कि उसका समानता और अंतर का पता लगाने का क्या तरीका है, कितना वो कर पाता है। फिर बाद में है ध्यान पूर्वक जांच करना। ध्यान पूर्वक जांच करना। यहाँ इस चीज को समझना कि बालक किसी भी चीज को कितनी ध्यान पूर्वक ध्यान दे पाता है और देख पाता है। मतलब कि किसी चीज पर क्या बालक का ध्यान जाता भी है या नहीं जाता है। पहली चीज, शिक्षक ने कोई क्रिया करी, अब उस क्रिया पर बालक का ध्यान गया या नहीं गया। दूसरी चीज, कितना वो देख पाता है। अगर उसका ध्यान गया, ध्यान जाने के बाद उसने कितना देखा, पूरी क्रिया को देखा या कुछ क्षण उसने क्रिया को देखा और फिर उसका ध्यान कहीं और चला। कहने का मतलब कि ध्यान पूर्वक देखना, उसके ध्यान केंद्रीकरण की जांच करना कि वो कितनी क्षमता के साथ में देख पाता है, कितनी ध्यान दे पाता है, कितनी देर देख पाता है। उस चीज़ को बहुत सूक्ष्मता, यानी सूक्ष्म चीज़ और विस्तृत चीज़ को ध्यान से देख भी पाता है या नहीं देख पाता है। इस चीज़ पर यानी कि विस्तृत चीज और सूक्ष्म, यह सूक्ष्मता से भी उसको केवल स्थूल चीजें, विस्तृत चीजें उसी को देख पा रहा है, यह सूक्ष्म चीजों पर भी उसका ध्यान दे पा रहा है, उसका ध्यान जाता है, उसे देख पाता है या नहीं देख पाता। उस आधार पर उसका आकलन करना। फिर बाद में है क्रम को पहचानना। क्रम को पहचानना, क्योंकि एक निश्चित क्रम में कोई अगर हम स्टेप बाय स्टेप बालक को कुछ समझा रहे हैं तो वो क्रम उसे समझ में आना चाहिए। अगर वो क्रम को पहचान लेता है तो ठीक है, अगर क्रम पर उसका ध्यान नहीं जाता है तो निश्चित है कि वो क्रमबद्धता के प्रति उसका ध्यान है, और जब क्रमबद्धता नहीं होती है तो वह ज्ञान बालक तक कम हस्तांतरित हो पाता है। इसीलिए निश्चित क्रम को पहचानना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्रम को पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, ये कितना पहचान पाता है, हम आकलन के माध्यम से इस चीज़ का पता लगाते हैं। और अंतिम बात जो इसमें आती है वह जटिलताओं के बढ़ते क्रम को पढ़ना। जटिलताओं के बढ़ते क्रम को पहचान। जटिलताओं के बढ़ते क्रम को पहचानना कि जो जटिल, जैसे तस्वीर है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, तो उनमें जो जटिलताओं का जो बढ़ता क्रम है, जैसे एक हमने चित्र लिया, उसमें सिंपल से पहाड़ और नदी और वृक्ष बनाए, अब उसके अंदर हमने नाव भी डाल दी, नदी को के चारों तरफ वो कहना चाहिए कि फेंसिंग, बाड़ लगा दी, पक्षियों को उड़ते दिखाया, फिर उसके अंदर कुछ और ऐड किया, फिर और कुछ ऐड किया,
थोड़ा थोड़ा उसको जटिल बनाते गए, तो उसके जटिलता के बढ़ते क्रम को बालक पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा। जैसे मानचित्र है, मानचित्र में केवल सिंपल सादा मानचित्र है, फिर उसके अंदर राज्यों को प्रदर्शित किया, फिर अन्य राज्यों के साथ में जिलों को प्रदर्शित किया, फिर उसके अंदर नदी, पहाड़, सड़कों को प्रदर्शित किया, रेल लाइन को। तो एक तरह से उसका जो जटिलता है वो बढ़ती चली जाती। तो इसी तरह से जो जटिलता का क्रम है उस चीज़ को बालक पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है, या कितना पढ़ पाता है, या उसके बढ़ते क्रम को कितना वो समझ पाता है, यानी कि सामान्य घटनाओं तक ही रहता है या उसकी जटिलता, बढ़ते जटिलता के क्रम को भी वो समझने लगता है। इस चीज़ का आकलन किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है इसमें वह है उसका संप्रेषण कौशल की जांच करना। यहाँ पर हमने बालक के आकलन की क्षमता का पता लगाया कि बालक में आकलन करने की कितनी क्षमता का विकास हो रहा है, वो किसी भी चीज़ का आकलन कैसे कर पाता है। दूसरा अब हम देखते हैं संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं संप्रेषण कौशल कि बालक में संप्रेषण कौशल का विकास किस तरह से होता है। पहला है व्यवस्थित व स्पष्ट रूप से लिखना। व्यवस्थित व स्पष्ट रूप से लिखना, यानी कि कोई भी वर्णन है, टिप्पणी है, नोट है, उसका वो अवलोकन करना, उसके बारे में देखना, समझना और फिर बाद में उसको सुव्यवस्थित ढंग से स्पष्ट रूप से लिख पाना। क्या बालक लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा। संप्रेषण कौशल का जब विकास सही ढंग से होता है तो वो बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से लिख पाता है, और नहीं हो पाता है तो वो व्यवस्थित क्रम में लिखने में उसे समस्या होती है। इसीलिए संप्रेषण जो आकलन जो हमारा जो अध्ययन में सीखने के जो सूचक में उसमें संप्रेषण कौशल में हम उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की कौशल का हम अवलोकन या मूल्यांकन करते हैं। फिर बाद में सेकंड है इसमें अंतिम परिणाम को प्रदर्शित करना। अंतिम परिणाम को प्रदर्शित करना, ठीक है ना। अंतिम परिणाम को प्रदर्शित करना यानी कि जैसे ग्राफ है, रेखा चित्र है, इनके माध्यम से बालक अपने अंतिम परिणाम को किस तरह से प्रदर्शित कर पाता है या क्या तरीका है। जैसे कहीं चार्ट के माध्यम से है, ग्राफ के माध्यम से है, किसी अन्य तरीके से रेखा चित्र के माध्यम से है, तालिका के माध्यम से है, वो अपने अंतिम परिणाम को किस तरह से प्रदर्शित करने की योग्यता वो रख रहा है या वो किस तरह से अपनी बात को स्पष्ट कर पाता है। अंतिम परिणाम को लिखने का, प्रदर्शित करने का उसका तरीका क्या है, उसके आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। फिर समूह में अपनी राय रखना। समूह में अपनी राय रखना। अब बालक समूह में अपनी राय को कैसे रखता है, रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है, रख रहा है तो किस तरह से रख रहा है, नहीं रख पा रहा है तो क्या कारण है। मतलब कि जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो संप्रेषण में हम उसके संप्रेषण की जो अगली तरीका है, कौशल है, वह है उसका अपनी बात को अभिव्यक्त करने के कौशल का पता लगाना कि उसमें कितना विकास हुआ है। फिर दूसरों की राय के आधार पर अपने विचारों की समीक्षा। हाँ, दूसरों की राय सुनना और प्रतिक्रिया, यानी कि केवल खुद की ही बात रख लेने की क्षमता ही नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपनी ही बात को अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास ही नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी अन्य की अभिव्यक्ति को सुनना और समझने का कौशल भी उसमें होना चाहिए कि दूसरे ने क्या कहा है उसकी राय को सुनना
और उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करना कि उसे क्या सही लगा, क्या गलत लगा, मतलब उसमें भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के कौशल का विकास होना चाहिए। तो इसका हम अवलोकन करते हैं। अगली बात आती है दूसरों की राय के आधार पर अपने विचारों में परिवर्तन, समीक्षा करना। राय के आधार पर अपने विचारों की समीक्षा, ठीक है ना, कि अब मतलब बालक को दूसरों की बात को सुनना और उसके आधार पर उसकी जो राय है उसके आधार पर स्वयं ने जो पहले से विचार बना रखे थे उन विचारों में क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, यानी कि उसकी समीक्षा करना और उसके आधार पर आवश्यक परिवर्तन करने की क्षमताओं या कौशल के विकास का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि संप्रेषण कौशल में इन बातों पर का मूल्यांकन किया जाता है कि उसकी लेखन क्षमता को देखा जाता है कि वो सुव्यवस्थित ढंग से लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है संप्रेषण में, फिर अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, संप्रेषण का एक तरीका है। मतलब अंतिम परिणामों को प्रदर्शित कर पा रहा है, जो अंतिम परिणाम जो उसको दिख रहे हैं उनको वो किस तरह से प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये जो प्रदर्शित करने का तरीका है ये संप्रेषण का एक तरीका होता है। फिर अपनी राय को प्रदर्शित करना, प्रस्तुत करना और दूसरों की राय को सुनना, समझना और उसके आधार पर अपनी विचारों को की समीक्षा करना, ये एक बालक में कौशल है जिसको कि हम आकलन या मूल्यांकन हम करते हैं। आज हम यहीं तक दो ही सूचकों तक हम अपनी बात रखेंगे, अभी आगे और जारी है, इसलिए इससे संबंधित गृह कार्य हम अभी नहीं लेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत अधिक आवश्यकता होती है और घर से बाहर जाना ही होता है तो मुंह पर डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।